नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और राजनीतिक दलों के लिए जहां भीम आर्मी सरदर्द बनी हुई है, उसके आंदोलन और गिरफ्तारी ने सूबे में लोकसभा के रण में नई चुनौती खड़ी कर दी है। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी से सूबे में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है, तो वहीं हमने पहले चरण के रण में मेरठ और बिजनौर सीट की जमीनी हकीकत जानी। क्या है यहां का मूड, क्या कहती है यहां की जनता और यहां विकास की कहानी क्या है, आज देखिए आप हमारे साथ हुकूमत 2019। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण से मेरठ के अस्पताल में मुलाकात की। उनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और चंद्रशेखर के सियासी संघर्ष की जमकर तारीफ की और कहा कि चंद्रशेखर का जोश और हिम्मत उन्हें यहां तक खींच लाई। प्रियंका इस मुलाकात पर कुछ भी कहें, लेकिन उनकी मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 2019 की सियासी लड़ाई में उतर चुके राजनीतिक दल अपने विकास के लिए हर हथकंडे को अपनाने में जुट गए हैं। यूपी में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी प्रियंका अब सियासत की हद चाल चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत धाक रखने वाली भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर से मिलकर प्रियंका ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति के समीकरण को जोड़ने की नई कहानी लिख दी है। लंबे सियासी अंतराल के बाद अपने बूते राजनीति की नई जमीन तैयार करने में जुटी कांग्रेस के इस दांव से सबसे बड़ा नुकसान बसपा को ही हो रहा है। बसपा ने कांग्रेस से पूरे देश में गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने अपने बूते की राजनीति का हर रंग आजमाना शुरू कर दिया। पश्चिम यूपी के सियासी पकड़ को लेकर प्रियंका के इस दांव ने जाति रंग की राजनीति करने वाले दलों के माथे पर शिकन ला ही दिया होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह सियासी प्लान नए आयाम दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा सीटें आती हैं। पश्चिम यूपी बसपा का मजबूत गढ़ भी है और यही वजह है कि सपा बसपा के गठजोड़ में यहां से बसपा को ज्यादा सीटें मिली है। बसपा के खाते में पश्चिमी यूपी की नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ सीट आई है। मौजूदा समय में इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं सपा हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरएलडी, बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट पर किस्मत आजमाएगी। इन 11 सीटों में से 2 पर सपा और उपचुनाव में जीती कैराना सीट पर आरएलडी के पास है। इसके अलावा सभी 8 सीटें बीजेपी के पास है। प्रियंका इन्हीं सीटों पर सेंधमारी की तैयारी में है। वजह भी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का है, जिस पर उसका कब्जा रहा है। पश्चिम यूपी में दलित, मुस्लिम, जाट मतदाता की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें सहारनपुर में 39%, कैराना में 39%, मुजफ्फरनगर में 37%, मुरादाबाद में 45% और बिजनौर में 38%, अमरोहा में 37%, रामपुर में 49%, मेरठ में 31%, संभल में 46%, नगीना में 42% और बागपत में 17% है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। चारों उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। पश्चिमी यूपी के जिस रण की पटकथा जीत के लिए सभी सियासी दल लिख रहे हैं, उसमें जाति के वोट के विकास के बिना दल का कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। प्रियंका ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर से मिलकर जिस सियासत को हवा दी है, उससे कांग्रेस की सियासी रणनीति तो साफ हो गई है। पश्चिमी यूपी पर पकड़ को लेकर जो दांव कांग्रेस ने खेला है,
उससे राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ जाना लाजमी है। पश्चिमी यूपी के रण में जहां प्रियंका ने अपना सियासी दांव चल दिया है, भीम आर्मी को साधने की कोशिशों में लगी हुई हैं। और जिस मेरठ में प्रियंका ने चंद्रशेखर से मुलाकात की, आखिर क्या है पश्चिमी यूपी में मेरठ के मायने? दरअसल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ बड़ा शहर है, कारोबार के लिहाज से और सियासत के लिहाज से भी। बीजेपी की सियासत के लिए हमेशा यहाँ की जमीन उपजाऊ रही है। पश्चिमी यूपी की सियासत को समझने के लिए मेरठ की सियासत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले चरण के रण में मेरठ की 8 सीटों में एक मेरठ लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांतिधरा भूमि माने जाने वाले मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से बेहद अहम सीट मानी जाती है। पिछले 2 दशकों से यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी ने यूपी के अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से की थी। मेरठ की रैली में जुटी 20 लाख से अधिक भीड़ से पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश गया था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहां से लगातार 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी और 1989 में यहां की जनता पार्टी की जीत हुई। 1990 के दौर में देश में चले राम मंदिर आंदोलन के असर से ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इसमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388 है। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर हैं। 2014 के यहाँ मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। 5 विधानसभा वाली मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंधी चली थी, तो मेरठ में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को करीब 48% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को महज 27% वोट मिले और कांग्रेस की उम्मीदवार बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा को 3.85% ही वोट मिले। 2019 की हुकूमत में मेरठ की जनता किस पार्टी पर दांव लगाएगी, ये तो अब 11 अप्रैल को ही मेरठ तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मोदी लहर के बीच बीजेपी के नेता राजेंद्र अग्रवाल यहां से दोबारा सांसद बने। 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने काम किया। आपको दिखाते हैं चुनिंदा एक्टिव सांसदों में एक राजेंद्र अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड। 2019 के सियासी संग्राम में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की किस्मत दांव पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले सांसद राजेंद्र अग्रवाल मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल सीट से लगातार 2 बार सांसद चुनकर आए हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत प्रचारक के रूप में की। इमरजेंसी और अयोध्या आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले भी दर्ज हुए हैं। एडीआर के आंकड़ों के अनुसार राजेंद्र अग्रवाल के पास लगभग 88 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें करीब 55 लाख की संपत्ति अचल है। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ी थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजेंद्र अग्रवाल की गिनती संसद के चुनिंदा एक्टिव सांसदों में होती है।
16वीं लोकसभा में राजेंद्र अग्रवाल ने 167 चर्चाओं में हिस्सा लिया। 167 चर्चाओं में उन्होंने 288 सवाल पूछे। सरकार की ओर से सदन में 5 बिल पेश किए। राजेंद्र अग्रवाल ने संसद में 5 प्राइवेट मेंबर बिल में रखे। सांसद निधि के फंड से कुल 76.95% रकम खर्च की। बता दें कि राजेंद्र अग्रवाल इस समय संसद की कई अहम कमेटियों के सदस्य हैं, जिनमें पंचायती राज की सलाहकार कमेटी, पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी कमेटी, सिटीजनशिप पर ज्वाइंट कमेटी शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धरा भूमि माने जाने वाले मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से बेहद अहम सीट मानी जाती है। 2019 की हुकूमत में जनता सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर कितना भरोसा जताएगी, ये तो 11 अप्रैल को ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 10 साल के कार्यकाल में अगर बड़ी उपलब्धि देखी जाए तो बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के अंत में दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ऐलान भर कर पाई है। इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बीमार गांवों को गोद तो लिया था। अब आपको दिखाते हैं सांसद के गांव की तस्वीर, जो 5 साल में कितनी बदली या नहीं बदली, वो भी देख लीजिए। अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा करके आए बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के 2 और हापुड़ का एक गांव अपने कार्यकाल में उन्होंने गोद लिया था। लेकिन जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो गांव कुपोषण का शिकार होकर रह गया। बहादुरपुर गांव उन्हीं 3 गांवों में से एक है। गांव के अंदर होकर सकरा रास्ता पास की शुगर मिल तक जाता है। गन्ना पेराई सीजन में गांव भी जाम के झाम में फंस जाता है और एक छोटी सी आउटर रोड इस गांव का कल्याण कर सकती थी, जिसे सांसद जी बनवा नहीं पाए। हमारे गांव में ना हो कुछ भी विकास, कोई विकास नहीं हुआ। ना तो कोई, पहले पानी की टंकी की बात चली थी, जो पानी की टंकी होती है घर घर कनेक्शन हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। बस उसका एक बार जमीन नापी पटवारी ना, बस वहीं कहानी खत्म होगी। उसके बाद ना तो कोई नाली खरंजे, ये रे नाली खरंजे, ये हमारा प्लॉट देख लो कैसी नाली है। और जी ना ये रास्ते पे भी 1-2 बार आई नपाई उपाई सी हुई, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस गांव के लिंक रोड गड्ढे से भरे हुए हैं, निकलना दूभर है। गांव के नौजवान खेल और फौज के शौकीन हैं, लेकिन तैयारी के लिए खेल का मैदान तक नहीं। ग्राम सभा ने सरकारी कागजों में खेल का मैदान तो छोड़ रखा है, लेकिन सांसद इस खेल के मैदान की चारदीवारी तक नहीं बनवा सके। गांव में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और कागजों में यहाँ आधा दर्जन डॉक्टर स्टाफ की ड्यूटी भी है, लेकिन अरसे से बंद इस अस्पताल में इलाज नहीं, बीमारियां मिलती हैं। सफेद हाथी बना यह अस्पताल किसी भी बीमार का दिल तोड़ सकता है। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 450 मीटर के आसपास है ये, और ये अब से नहीं काफ़ी टाइम से मांग उठ रही है कि बाहर पर बाईपास बन जाए हमारा। और किसानों का मुद्दा ये है कि जो गांव के बीच बुग्गी नहीं निकल पाती उनकी, क्यों गन्ना ज़्यादा लंबा होता है, तो इस कारण बस गाँव में बुग्गी हटती है। तो इसलिए बाईपास की मांग की थी, वो अभी तक पूरी नहीं पाई है। सांसद ने क्या रेस्पॉन्स किया उसको? अभी कुछ नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। ठीक ऐसा ही हाल गांव की शिक्षा व्यवस्था का है। गांव में जूनियर हाई स्कूल इतना बड़ा है कि इंटर कॉलेज बन जाए, लेकिन रखरखाव के अभाव में विकास सिमट कर रह गया। गांव की बेटियों को इंटर कॉलेज की दरकार थी, लेकिन सांसद जी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। काफी दूर जाती हूँ। गांव में भी तो एक स्कूल बनना था, वो अभी नहीं बन पाया। क्या स्कूल बनना था? इंटर वो 8 क्लास से बनना था, इंटर तक वो बन नहीं पाया। पर अभी कितने दिन से चर्चा चल रही है गांव में कि स्कूल बनेगा, स्कूल बनेगा? काफी दिन से। तो अब क्या दिक्कतें होती हैं? स्कूल गांव में नहीं है तो उसकी वजह से काफी दिक्कत हो है। लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, ये दिक्कत हो है। गांव में विकास तो ठंडे बस्ते में है, लेकिन शराब का ठेका गांव के बीचों बीच खुल गया है। गांव ने सांसद जी से इस ठेके को हटवाने के लिए गुहार भी लगाई थी, लेकिन ठेका हटवाना नामुमकिन हो गया। गौत कुछ नहीं किया, नथिंग, कुछ नहीं हो पाया। ग्राउंड के लिए एप्लीकेशन हमारे मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे लगी हुई है, अभी तक ग्राउंड की लीकर भी, यानी कि ग्राउंड भी नहीं निकल पाया बच्चों के लिए। और सांसद जी क्या कराएंगे? 3 बार डीएम तक आ चुके, सांसद जी गांव में आ चुके, अभी तक एक कुछ। गांव में घूमिए, जब जांच पड़ेगी सांसद जी को लेकर क्या हुआ गांव में, आप बताइए। खड़ंजे तक के पानी तक के गांव में भरे हुए हैं।
या तो प्रधान कोटे से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सांसद जी के तो कुछ हुआ ही नहीं। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जिस बहादुरपुर गांव को गोद लिया उसका ठीक से लालन पालन नहीं किया, उसके विकास का ख्याल नहीं रखा, उसके ग्रोथ का ख्याल नहीं रखा और इस गांव में जो विकास की रूपरेखा होनी चाहिए उसको कभी गांव वालों के बीच बैठकर तय नहीं किया। इतना ही नहीं, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन भी वो मुहैया नहीं करा पाए। जो सड़क, बिजली, पानी हैं उनके भी साधन ठीक से मुहैया नहीं हैं। 5 साल सांसद जी अपने घर में बैठकर कागजों पर विकास के घोड़े दौड़ाते रहे और गांव के लोग खुद को ठगा महसूस करते रहे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बहादुरपुर गांव, मेरठ। हुकूमत 2019 में आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ बने रहना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बिजनौर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान। पिछले लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड अदाकारा जयाप्रदा ने भी यहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि देश भर में चली मोदी लहर ने इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला। बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह ने यहां 2014 में 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। बिजनौर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यही कारण है कि इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से जुड़ी सीट पर शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा रहा था। देश में हुए पहले आम चुनाव यानी कि 1952 से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही। फिर इमरजेंसी के दौरान यहाँ के लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो 1977 और 1980 में सीट पर जनता दल ने जीत हासिल की। हालांकि एक बार फिर यह सीट कांग्रेस के पास गई। 1984 में गिरधारी लाल, 1985 उपचुनाव में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार यहां से चुनाव जीती थी। इस चुनाव में उनके खिलाफ रामविलास पासवान और मायावती मैदान में थे। साल 1989 में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद हुए इस सीट पर कुल 7 चुनाव में 4 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार राष्ट्रीय लोक दल और 1 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। बिजनौर लोकसभा सीट पर कुल 15 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें 8,48,606 पुरुष वोटर, 7,13,459 महिला वोटर हैं। 2014 में इस सीट पर 67.9% वोट डाले गए थे। इनमें से 5,775 वोट नोटा को पड़े थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजनौर में कुल 55.18% हिंदू और 44.04% मुस्लिम आबादी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। बिजनौर में भी ऐसा ही हुआ। भारतेंद्र ने अपने प्रतिद्वंदी शाहनवाज राणा को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। शाहनवाज राणा समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में थे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मलूक नागर तीसरे नंबर पर रहे। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से चुनावी मैदान में उतरी अभिनेत्री जयाप्रदा यहाँ पर कोई अपना असर नहीं छोड़ पाई। उन्हें सिर्फ 24,348 वोट मिले थे, जो कि कुल वोटों का महज 2% ही था। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालें तो बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र को 4,86,913 वोट मिले थे, तो वहीं सपा के शाहनवाज राणा को 2,81,136 वोट मिले। इसके साथ ही बसपा के मलूक नागर को 2,30,124 वोटों में संतोष करना पड़ा था। यहां से राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार रही जयाप्रदा को 23,348 वोट मिले थे। 2014 में बिजनौर में मिले बहुमत के आधार पर बीजेपी ने यहां अपना परचम लहराया था और अब जब 2019 का रन होना है तो बीजेपी एक बार फिर से यहां झंडे गाड़ना चाहती है
और हिंदुस्तान के तख्त पर अपना राज तिलक करने का सपना भी बीजेपी संजोई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसमें तो कोई संदेह आपको है नहीं, और सभी चरणों में मतदान का ऐलान भी हो चुका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मतदान का सूरज उगेगा। पहले चरण में होने वाले 8 सीटों पर मतदान में बिजनौर लोकसभा सीट भी आती है। ये वो सीट है जो कि बड़े से बड़े दिग्गज की बेहद पसंदीदा सीटों में से एक रही है। सियासी दलों की सियासत के लिए हमेशा यहां की जमीन उपजाऊ रही है, और इस समय यहां से बीजेपी के भारतेंद्र सिंह सांसद हैं। तो आइए देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को और जानते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड। बिजनौर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है। मेरठ, नगीना, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से जुड़ी इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा था। देश में हुए पहले आम चुनाव यानी 1952 से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस के ही खाते में रही। फिर इमरजेंसी के दौर के बाद यहाँ के लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और अन्य पार्टियों ने यहाँ से जीत का स्वाद चखना शुरू किया। और इसके बाद जब 2014 के रण में बिजनौर से भारतेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि बेहद अंतिम समय में उनका नाम घोषित किया गया था। हालांकि प्रदेश की राजनीति में उनका नाम कोई नया नहीं था। भारतेंद्र सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2002 में बनी राज्य सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री भी रहे, और 2014 में उन्होंने संसद का रुख किया। बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए भारतेंद्र सिंह का अपने प्रतिद्वंदी शहनवाज राणा से भी गजब का संयोग है। दरअसल 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतेंद्र के सामने शहनवाज राणा ही उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे और भारतेंद्र ने उन्हें भारी मतों से मात भी दी। भारतेंद्र का नाम 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में भी आया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगा था। हालांकि उन्हें बाद में मुजफ्फरनगर की कोर्ट से जमानत मिल गई और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतेंद्र के पास कुल 2 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसमें 1 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति और तकरीबन 70 लाख से अधिक की चल संपत्ति है। बिजनौर के सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने 16वीं लोकसभा में कुल 19 बहसों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 298 सवाल पूछे, 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। वह संसद में सोशल जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी, प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी और विदेशी मामलों की कमेटी के सदस्य हैं। सांसद निधि के तहत मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड में से उन्होंने कुल 85.77% रकम खर्च की। अपने इस रिपोर्ट कार्ड के साथ सांसद भारतेंद्र सिंह फिर से लोकसभा के रण में उतरने के लिए तैयार हैं और अपनी विकास की योजनाओं को भी वो लगातार गिना रहे हैं। लेकिन बिजनौर लोकसभा के मतदाता उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, हुकूमत बिजनौर की किसको सौंपते हैं, ये तो 11 अप्रैल को जनता अपने मत में ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आज के हुकूमत 2019 के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी और कहानी के साथ, किसी और लोकसभा सीट की कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।